विद्युत ऋणात्मकता। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। परिभाषा इसका बहुत ही सरल है। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अगर दो तत्व है, दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग हुआ है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, समझ लो मैं बात कर रहा हूं ये ए और बी दो अलग अलग तत्व है, दोनों जब क्या है यौगिक बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ए दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया, दोनों मिलके इस तरह से एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर का, एक इलेक्ट्रॉन इधर का, दोनों जो रहता है सेंटर में रहेगा इस तरह का, जैसे ए और बी है, एक इलेक्ट्रॉन ए दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है बी दिया हुआ है। जब ये क्या करता है बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से ये बीच में सेंटर में रहेगा, ये ऐसा करके। ठीक है, लेकिन अब अगर बात करें इन दोनों तत्व में से कोई ऐसा तत्व है जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को या बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, या आकर्षित कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे तत्व जो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा वो अधिक विद्युत ऋणी कहलाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या कहलाएगा, कम विद्युत ऋणी कहलाएगा। ठीक है, और ये जो खींचने की या आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जो तत्व अधिक खींचता है वो अधिक विद्युत ऋणी और जो कम खींचता है वो कम विद्युत ऋणी होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा पहले लिखते हैं, फिर इसका ट्रेंड देखेंगे फिर पीरियोडिक टेबल में किस तरह से होगा और ये किस पे डिपेंड करता है। तो परिभाषा में लिखेंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। इस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बोल रहे हैं। विद्युत ऋणात्मकता साइज की या परमाणु त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या जो होगा इस परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाहें तो हम परमाणु त्रिज्या के जगह आयनिक त्रिज्या भी लिख सकते हैं या फिर आकार भी लिख सकते हैं, मतलब वही है। ठीक है, इस तरह से तो इस संबंध के बेसिस पर हम लोग ये बता सकते हैं क्या कि अगर कोई परमाणु है जिसका साइज छोटा है तो उस छोटे साइज के तत्व का विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, अधिक होगा, और अगर परमाणु त्रिज्या अधिक है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर मैं समूह 15 में विद्युत ऋणात्मकता का अध्ययन करूं, मैं विद्युत ऋणात्मकता जो है इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ऊपर से नीचे, मतलब मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद एंटीमनी और बिस्मथ, इस तरह से ऊपर से अगर मैं नीचे बात करूं तो यहां से साइज का जो क्रम है, आकार की अगर मैं बात करूं तो परमाणु त्रिज्या का अगर मैं क्रम ले रहा हूं तो पता होगा नाइट्रोजन जो होता है सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा फास्फोरस होता है, इससे बड़ा क्या होता है आर्सेनिक, इससे बड़ा एंटीमनी, और एंटीमनी के बाद लास्ट में क्या होता है बिस्मथ होता है। यही है इसका क्रम।
तो अगर परमाणु त्रिज्या का क्रम ये है तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। अब सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा। इसके बाद दूसरे नंबर में किसका होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस से कम किसका होगा, आर्सेनिक का। आर्सेनिक से कम किसका होगा, एंटीमनी का। और एंटीमनी से कम किसका होगा, बिस्मथ का। तो ये जो क्रम होगा ये किसका होगा, विद्युत ऋणात्मकता का होगा। इसका मतलब परमाणु त्रिज्या से जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता जो होता है परमाणु त्रिज्या का क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब जिसका परमाणु त्रिज्या कम होगा विद्युत ऋणात्मकता उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया। हम बात कर रहे हैं समूह 15 में। अगर मैं यहां से दो समूह में कंपेयर करूं, समूह 14 और समूह 15, मतलब कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, तो कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली में बताओ किसका विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होगा और किसका कम होगा। सेम कंडीशन हमको इसी से लेकर चलना है। ठीक है, 14 और 15 की अगर बात करें तो साइज किसका छोटा होता है, 15 का होता है ना। बाएं से अगर दाएं जाते हैं इस तरह से तो साइज छोटा होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बड़ा होता है। तो अगर मैं 14 और 15 की बात करूं, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन फैमिली की। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, नाइट्रोजन फैमिली की। तो इनमें अगर मैं बात कर रहा हूं तो कार्बन फैमिली का जो क्या है, साइज है, ये साइज क्या होता है, साइज के बेसिस पर देखें तो कार्बन जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली से साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की मैं बात करूंगा तो जस्ट साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर C और मैं N में बात करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की होगी। क्लियर है, ये इस तरह से इसमें हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर मैं कार्बन की जगह क्या लेता, यहां पर सिलिकॉन लेता और नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस लेता, बन जाएगा। सिलिकॉन और फास्फोरस में विद्युत ऋणात्मकता किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस का साइज क्या होगा, छोटा होगा। जिसका साइज छोटा होगा उसका नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन के बीच जो है आकर्षित करने के लिए कम जगह मिलेगा। तो मतलब कम जगह रहेगा तो आकर्षण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए सीधे डायरेक्ट हम इसको साइज या त्रिज्या से रिलेट करते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के बाद हम लोगों को देखना है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। जब हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखे हैं क्या होता है, NH2 और NP3। तो यहां पर देखिए NS वाला जो है एस ऑर्बिटल जो है यहां पर फुलफिल दिख रहा है, क्या पूरी तरह से भरा हुआ है। एस की जो कैपेसिटी क्षमता जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब ये कक्षक जो है पूरी तरह से भरा हुआ है। तो इस केस में ये क्या होगा, अब इनर्ट हो जाएगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। उस कंडीशन में जब ये क्या होता है, अंदर की ओर होगा या इसके बाहर कोई और इलेक्ट्रॉन है तब की केस में। जबकि यहां पर देखो P में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि होता कितना है मैक्सिमम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां कर ये P कक्षक कैसा है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होगा, इसका बड़ा होगा। मतलब जैसे नाइट्रोजन के लिए मैं अगर बात किया तो ये जो रहेगा क्या होगा, 2s2 और 2p3 होगा, n के जगह 2 हो जाएगा। फास्फोरस में ये क्या हो जाएगा, 3s2 और 3p3। मैं केवल लास्ट की बात कर रहा हूं, इसके पहले का नहीं मेंशन कर रहा हूं। इसी तरह से अगर मैं आर्सेनिक की बात किया तो 4s2 और 4p3। यहां पर हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, कक्षा की संख्या जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाभिक से लेकर जो लास्ट कक्षा वाला ये जो एस कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी जो है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये नाभिक है ये वाला, ये पहला मतलब 1 वाला है, ये मैं लिया 2 वाला और ये मैं लिया कौन सा 3 वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं KLM, ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। ये नाभिक है, नाभिक से अगर मैं बोलूं इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इस कक्षक की ज्यादा होगा, बताओ किसकी ज्यादा होगा, K वाला के, ये देखो नंबर लिखा हो ना KLM, तो K की ज्यादा होगा, L की ज्यादा होगा या M की, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा नाभिक का, K का, क्योंकि ये पास दिख रहा है। तो सेम यही हम बोलते हैं कि जब ये क्या होता है, नाभिक के पास होता है, तो उस कंडीशन में जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करता है, बंध बनाने में भाग नहीं लेने देता या उसको बंध में भाग लेने से रोक देता है, क्योंकि इसके बाहर की जो कक्षक रहते हैं, ये कक्षक क्या होगा, इसकी तुलना में दूर में रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो इसकी केस में, तो यहाँ पर 2s में है और 2p में है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हमको एक्साइट करना पड़ेगा तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, 3 है तो, और 3 ही कक्षक होते हैं इसमें, चौथा कक्षक तो होगा नहीं। अगर इसको एक्साइट करना है तो ये यहाँ से कहाँ जंप करना पड़ेगा, इसको तीसरे में, तब फिर एक इसमें जाएगा, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ 3 के जो है वो अलग अलग, तब 5 इसके क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तीसरे वाले में, तो तीसरे कक्षक में होता है 3s, 3p और 3d, चौथे वाले में होता है 4s, 4p, 4d और 4f। हर कक्षक में एक एक बढ़ता जाता है, इसमें 1s होता है, 1s है, इसमें 2s और 2p, देखो एक एक बढ़ा, पहले वाले में केवल s था, दूसरे वाले में s और p, तीसरे वाले में as, p, d, चौथे वाले में as, p, d और f भी है, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं तो d तो नहीं है या कोई भी खाली कक्षक नहीं दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर उत्तेजित करना है तो ये फिर अब सीधा कहां जाएगा, बाहर की ओर। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ये 2 में है, इसमें पूरा है और इसमें आधा है। यहाँ d अगर क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस d में क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी कक्षक अभी क्या है, समान है। कौन सा कक्षक, L, या जिसके लिए हम लोग सामने में 3 के, सॉरी ये वाला आएगा, 3 वाला गड़बड़ लिखते हैं, ये वाला K में 1 आएगा, है ना, या फिर इसको K बना देते हैं, L, M और N, ऐसा। ये 2 जो है वो L के लिए होता है और ये 3 जो है ये M के लिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा, तो ये देखो D वाला जो है खाली रहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर खाली ही नहीं है तो उसको जंप कहाँ करना पड़ेगा, इस तरह से। सेम कंडीशन 4s और 4p है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ भी जंप कर सकता है और यहाँ भी जंप कर सकता है। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा, तो उसका उत्तेजित होना सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब साइज छोटा रहता है तो इसकी s कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो रहता है बंध बनाने में भाग नहीं लेता, क्योंकि उसको खाली जगह नहीं मिलता। तो यही है कि अगर क्या होता है, इनर ऑर्बिटल में जो s कक्षक है, मतलब अंतर जो कक्षक है s का, उसके इलेक्ट्रॉन अगर बंध में भाग नहीं ले रहे तो इसकी संयोजकता कितना होगा, +3। इसके कारण ये 3 को एक साथ बंध बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, साइज बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, n भी भाग लेगा और p भी, तो उसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इसका मेन इफेक्ट है कि साइज छोटे होने के कारण s कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, लेकिन जैसा जैसा साइज बढ़ता है s कक्षक भी भाग लेने लगता है। तो वह प्रभाव जिसके कारण s कक्षक क्या होता है, बंध बनाने में भाग नहीं लेता है और तत्व जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये प्रभाव किसके कारण होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो उत्तेजित नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म। और ये युग्म कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, या अक्रिय मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। पेयर है तो वो पेयर ही रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अक्रिय युग्म। जैसा कि नाम दिख रहा है, ठीक है। अक्रिय मतलब कोई से क्रिया नहीं करेगा, युग्म मतलब क्या होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और इस पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो इफेक्ट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव बोल रहे हैं। तो इसका लिए हम लोग थ्योरी यही लिखेंगे, आंतरिक s कक्षक के इलेक्ट्रॉन
युग्म यदि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जबकि p कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, तब इसकी ऑक्सीकरण +3 होती है, जबकि आकार में वृद्धि के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन S तथा P के बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है। ठीक है, यहां लिखने के बाद लास्ट में एक पैराग्राफ लिखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण S कक्षक के इलेक्ट्रॉन का बंध बनाने में भाग न लेना। इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से चाहो तो बहुत शार्ट में लिख सकते हो, यहीं से लिख सकते हो। ठीक है, इसमें दूसरा इफेक्ट हम लोगों को देखना है, कौन सा? हाइड्रोजन के प्रति संवेदनशीलता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको कौन सा? हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रति संवेदनशीलता या हाइड्राइड। नाइट्रोजन परिवार सामान्यतः MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, MH3 इसका एक बेसिक फार्मूला है, जिसमें M क्या है? मेटल है, जो इस फैमिली के रहेंगे या एलिमेंट जो रहेंगे, और H जो है वो हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले हाइड्राइड बनाएंगे। तो देखिए, अगर मैं M का जो मान है ये चेंज करते जाऊंगा तो हाइड्राइड किस तरह से बनेंगी। अगर M की जगह मैं क्या लूंगा? नाइट्रोजन, तो जो हाइड्राइड बनेगा वो कौन सा होगा? NH3 होगा। अगर मैं क्या लिया? फास्फोरस, तो क्या बनेगा? PH3। अगर मैं क्या लिया? आर्सेनिक, क्या बनेगा? AsH3। अगर मैं क्या लिया? एंटीमनी, क्या बनेगा? SbH3। अगर मैं क्या लिया? बिस्मथ, तो फिर क्या बनेगा? BiH3। ये इस तरह से बनेगा। समझ में आया? मतलब ये इसका बेसिक फार्मूला है, इसी के फार्मूला के बेसिस पर हम लोग इस तरह से इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अब NH3 को क्या बोलते हैं? ये तो पता ही होगा, क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, PH3 को क्या बोलते हैं? फास्फीन बोलते हैं।
ठीक है। ASH3 को क्या बोलते हैं? आर्सेनिक से आर्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्सिन। SbH3 को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टर्बिन बोलते हैं। स्टर्बिन बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बिस्मथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिस्मथीन बोलते हैं। ये इस तरह से स्टर्बिन, ये ट है, ऐसा करके ये इसका क्या है? नाम है, ठीक है। अब इसके हाइड्राइड्स के मतलब इनके हमको क्या करना है? कुछ कॉमन फीचर्स देखने हैं या कुछ लक्षण देखना है हाइड्राइड के। तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड्स के सामान्य लक्षण देखेंगे या गुण देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम लोग बात करते हैं इनके, हम लोग क्या बोल रहे हैं? घुलनशीलता की बात कर रहे हैं। घुलनशीलता की अगर मैं बात करूं तो सभी हाइड्राइड जो रहेंगे ये सामान्यतः जल में क्या होगा? घुलनशील होगा। कैसा होगा? जल में घुलनशील होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं इसका तापीय स्थायित्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय स्थायित्व में जैसा जैसा क्या होगा? इनका साइज बड़ा होते जाएगा, मेटल और हाइड्रोजन के बीच का आकर्षण जो रहेगा वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और अगर आकर्षण कम हुआ तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब साइज बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। छोटा साइज रहेगा तो बाहर की जो हाइड्रोजन है उसको आसानी से खींच सकता है, लेकिन अगर साइज जो है ये क्या होते गया? बड़ा होते गया। तो बड़ा होते गया जाएगा तो दूर हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिक से, तो उस तरह से आकर्षण कम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ स्थायित्व क्या हो जाती है? स्थायित्व घट जाती है, घट जाती है, ठीक है। ये ऐसा। अब इसके लिए हम लोग चाहें तो फिर इसका सीक्वेंस लिख सकते हैं, अर्थात करके क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे? कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इसमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? NH3 स्टेबल होगा, ठीक है। और ये सबसे लीस्ट स्टेबल मतलब सबसे कम स्टेबल होगा, स्थायी होगा, ठीक है। अधिक स्थायी और कम स्थायी। वैसे भी इस हाइड्राइड में से अब तक तुम लोग अमोनिया के बारे में पढ़े होगे, इसके बारे में कहीं पढ़े हैं क्या? क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि वो स्थायी ही नहीं है, बनता ही नहीं है ना। स्थायी मतलब जो बनता हो या एग्जिस्ट करता है, पाया जाता हो। ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो हम लोग अमोनिया का बहुत पहले भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें से हम लोग किसी भी हाइड्राइड को नहीं देखते हैं। तो उसका मतलब वही है कि ये सारे क्या हैं? अस्थायी हैं और ये स्थायी है, ठीक है। तो बन जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी या तापीय स्थायित्व का क्रम लिख लोगे। देखो क्रम कैसे लिखोगे? स्थायित्व का क्रम क्या होगा? क्रम सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? NH3। दूसरे नंबर में क्या होगा? PH3। तीसरे नंबर पे ASH3। चौथे नंबर पे SbH3 और पांचवें नंबर पे क्या होगा? BiH3। ये इस तरह से इसका क्या होगा? स्टेबिलिटी का क्रम होगा। ये क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट एक क्षारीयता बोल रहे हैं। क्षारीयता, क्षारीयता को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? सीधी सीधी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर अम्ल और क्षार की कॉन्सेप्ट लेंगे तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं लुईस का, ठीक है। लेविस बोलते हैं या लुईस, जो भी पढ़ो। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत पढ़े हो? लुईस के अनुसार अम्ल किसको बोलेंगे और क्षार किसको बोलेंगे? कोई बताओ। तीन तरह के अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट या अवधारणा पढ़े होगे। कौन कौन सा? एक आर्हेनियस, एक ब्रॉन्स्टेड लारी और एक होता है कौन सा? लुईस।
लुईस वाला जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान कर रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है, तो वो क्या होता है, क्षार होता है। और अगर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। बताओ इसमें से इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है क्या, होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ना लिया हो, ऐसा कुछ होता है इसमें? अभी तो अक्रिय युग्म प्रभाव में बता रहे हैं, एस ऑर्बिटल के जो पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, मतलब वही क्या बनाएगा, ऐसा अमोनिया जब लिखते हैं NH3, तो ऐसा ही इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हम लोग। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से है, यही तो एस के इलेक्ट्रॉन है जो पेयर है और भाग नहीं लिया है, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन वही है, और बाकी तीन जो पी के हैं वो तीन हाइड्रोजन के साथ क्या किया हुआ है, यहाँ पर बॉन्डिंग किया हुआ है, बंध बनाया हुआ है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, इसमें ऐसा बना हुआ है। ये ऐसा जो बनते हैं ना पिरामिडल स्ट्रक्चर, ऐसा, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयरिंग हुआ है इनमें, ये ऐसा करके, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसके है, नाइट्रोजन के, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, ऐसा है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन जो एस के भाग नहीं लिए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसको अगर दान कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। और अगर ऐसा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो क्षारीयता में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की या इधर से। तो बताओ यहां से अगर मैं यहां तक गया, मतलब नाइट्रोजन से कहां तक, बिस्मथ वाले तक, तो इसमें से कौन सा ऐसा हाइड्राइड्स है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा और कौन सा है जो आसानी से डोनेट नहीं करेगा, बताओ? इसमें जो अमोनिया होगा, ये अमोनिया क्या करता है, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो हम उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को उसके कक्षक में ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक जगह तो रहेगा नहीं, वो क्या करते रहेगा, उसके पूरे सर्कल में रोटेट होते रहेगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर नहीं होता है, बल्कि नाभिक के चारों ओर वो क्या होते रहता है, घूमते रहता है। तो अगर बड़ा साइज रहेगा तो उसका सर्कल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको डोनेट करने के लिए कोई अगर तत्व उसके आसपास आ रहा है तो अगर वो उस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आ गया तब तो वहां से जाएगा। तो क्या वो तत्व उसके पूरे सर्कल में घूमते रहेगा, क्या नहीं घूमेगा। मतलब यहाँ पर संभावना क्या हो जाएगा, दान करने की कम हो जाएगा। और यहाँ पर या उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की संभावना यहाँ कम है, यहाँ छोटा साइज है तो आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसलिए इसके दान करने की जो प्रवृत्ति रहता है नाइट्रोजन की, बिस्मथ की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर क्षारीय प्रभाव की बोले, नाइट्रोजन से अगर बिस्मथ की ओर जाएंगे तो क्षारीय प्रभाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम होगा इसका मतलब वही है, सेम कंडीशन। अगर कम हो रहा है तो ये वाला क्या होगा, प्रबल क्षार, और वो वाला क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्षारीयता। एक लाइन लिख सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाला क्षार कहलाता है। नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइडों का क्षारीय प्रभाव। ऊपर से नीचे क्या होगा जी, घटते जाता है, घटते जाता है। ठीक है, क्रम लिख लोगे। NH3 की क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होगा, PH3 की इससे कम होगा, ASH3 के इससे भी कम होगा, SbH3 का इससे भी कम होगा, और BiH3 का इससे भी कम होगा। ठीक है।